Hello students, here I am Suchitra Chaudhary, Associate Professor from Department of Chemistry, SPC Government College, अजमेर। इस नए सत्र 21-22 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम BSc पार्ट सेकंड के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके वीडियो फर्स्ट में हम वार्नर थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने बताया, इस चैप्टर के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं: सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। व्हाट आर सिंपल सॉल्ट्स? सिंपल सॉल्ट मीन्स जब कोई एक एसिड और बेस के मध्य रिएक्शन होती है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इसके परिणाम स्वरूप जो कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनने वाला सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनित होकर डिसोशिएट होकर दोनों डिफरेंट आयंस का टेस्ट देते हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की। डबल सॉल्ट्स वे योगात्मक कंपाउंड होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये अपने रचक लवणों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे अर्थात इन तत्वों के विलयन उन लवण और आयनों के गुण दर्शाएंगे जिनसे कि द्विक लवण या डबल सॉल्ट बनता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है मोहर लवण, मोहर साल्ट इसे हम कहते हैं, जो कि फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से संयुक्त रूप से बना हुआ होता है। इसका हम यदि सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें आयरन, सल्फेट और अमोनियम तीनों आयनों के परीक्षण देखने को मिलते हैं। इसी तरह से डबल सॉल्ट के और एग्जाम्पल में हम फिटकरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे पोटास एलम कहते हैं, जो कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्ट होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वे योगात्मक यौगिक होते हैं जो ठोस और विलयन दोनों ही स्टेट में अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। इन यौगिकों के गुण उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से या आयन से बिल्कुल भिन्न होते हैं और ये स्थायी यौगिक हैं। इनमें उपसह संयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के द्वारा भी जानते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, जो कि जिसका हम यदि सॉल्यूशन में टेस्ट करना चाहें तो पोटेशियम आयन का तो टेस्ट देता है, लेकिन आयरन और साइनाइड आयन का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर हेक्सासाइनोफेरेट एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में मौजूद होता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं और वार्नर थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कॉम्प्लेक्स और लिगेंड्स के बारे में स्टडी करना चाहेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स? इस एग्जाम्पल के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक सेंट्रल में मेटल आयन है कोबाल्ट, जो कि 2 क्लोराइड आयन और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिसमें ए सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन इज ए मेटल कॉम्प्लेक्स। अर्थात जिसमें कोई मेटल एटम किसी आयन या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ होता है और जिनमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, उसे हम मेटल कॉम्प्लेक्सेज या कोऑर्डिनेशन स्पीसीज के नाम से जानते हैं। यदि यह स्पीसीज चार्ज होती है तो इसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वे कंपाउंड जिनमें
कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह सकते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक आयन कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है या बोथ आयन कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं। सेकंड टर्म यहाँ पर आती है लिगेंड्स। लिगेंड क्या होते हैं? तो द मॉलिक्यूल और आयन कोऑर्डिनेटिंग टू मेटल आर नोन एज लिगेंड। अर्थात वे मॉलिक्यूल और आयन जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं उसको हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड्स में दो मेन क्वालिटीज होती हैं। दे आर यूजुअली एनायंस और पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली वे एनायन होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ बहुत ही कम मात्रा में कैटायन भी लिगेंड के रूप में बिहेव करते हैं। दे मस्ट हैव लोन पेयर्स टू इंटरेक्ट विथ मेटल। ये इनकी मेन प्रॉपर्टी है कि उनके पास में लोन पेयर होना चाहिए जो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर सके। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि लिगेंड की तरह वर्क करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में। दीज आर द एनायंस like fluoride, chloride, bromide, iodide, oxide and hydroxide which act as anion ligands। अगर पोलर मॉलिक्यूल या पोलर लिगेंड की हम बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, these are the polar molecule which act as ligands। Here again these are the anions, cyanide, thiocyanide, sulfate etc. ये भी लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी की। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए सबसे पहले एक थ्योरी दी थी जिसे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ये 1893 में उन्होंने इस थ्योरी को सजेस्ट किया था। यहाँ पे अगेन हमने कोबाल्ट का ही एग्जाम्पल लिया है जिसमें टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट आयन है। इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात यदि हम करते हैं तो 6 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कोबाल्ट की तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पाया जाता है। तो जो वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाया था उन्होंने उसमें मेन टर्म्स दी थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। अर्थात किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसीज पाई जाती हैं। प्राइमरी वैलेंसीज इक्वल द मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि इसमें यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। एंड इसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड विद द मेटल है कि जो मेटल है वो मेनली 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी जिसे हम आयनाइजेबल वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं, दूसरी है सेकेंडरी या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी की यदि हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। अर्थात ये हमेशा नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ये मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। व्हेन ओनली प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड। दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड इज सेटिस्फाइड बाय ए नेगेटिव आयन। जैसा कि हमने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, अर्थात प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होगी और हमेशा नेगेटिव आयन के द्वारा ही सेटिस्फाई होगी। तो द एनायन अटैच थ्रू प्राइमरी वैलेंसी कंस्टिट्यूट आउटर स्फीयर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड आर प्लेस्ड आउटसाइड द ब्रैकेट। आगे हम देखेंगे कि जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिखते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर एंटाइटी होती है और इस ब्रैकेट से बाहर भी हम कुछ आयंस या रेडिकल्स को लिखेंगे। तो जो ब्रैकेट के बाहर आयन होता है वो हमेशा उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। बात करें हम सेकेंडरी वैलेंसी की जिसे हम नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ईच मेटल इज फिक्स्ड एंड करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू इट। अर्थात मेटल से डायरेक्टली जितने लिगेंड अटैच होते हैं वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है और उसे हम मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। व्हेन सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड द कोऑर्डिनेशन स्पीसीज आर फॉर्म्ड। जब सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है सारी तो उसकी कोऑर्डिनेशन स्पीसीज बन जाती है।
सेकेंडरी वैलेंसीज में बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। सॉरी, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है न्यूट्रल आयन या निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई हो सकती है, अर्थात जो लिगेंड होते हैं वो न्यूट्रल, नेगेटिव या पॉजिटिव आयन हो सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज हैव ए फिक्स्ड ओरिएंटेशन अराउंड द मेटल इन स्पेस। उनका एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन भी पाया जाता है जो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। These valencies are satisfied by either anion or neutral molecule. The metal atom and ligand linked by secondary valencies constitute the coordination or inner sphere of the coordinate compound and is placed in square bracket. अर्थात जो मेटल और लिगेंड जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसे हम कोऑर्डिनेशन स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, दिस वन इज द हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड कंपाउंड। यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ आयंस और मेटल को लिखा हुआ है और कुछ आयंस को ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो जो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पीसीज कहते हैं और इसमें एक मेटल आयन होता है, उसके अलावा कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन या कैटायन हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी मॉलिक्यूल इस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं ये लिगेंड होते हैं और 6 लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और बड़े ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स इसमें प्राइमरी वैलेंसी के रूप में 3 क्लोराइड आयन होते हैं और ये कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर 3 को इंडिकेट करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे होगी 3 क्लोराइड आयन, सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो इस तरह से लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी है CO कोबाल्ट और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल और ये एक स्पीसीज जिसके ऊपर -3 चार्ज है। ये एक अपने आप में एक आयन है और ये 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, सॉरी दिस वन इज नॉट नेगेटिव, दिस वन इज 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है जिसके साथ में 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी के रूप में जुड़े होते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वही सेंट्रल मेटल आयन आप देखेंगे सब में कोबाल्ट ही देखने को मिलता है आपको और उसके साथ में नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ क्लोराइड की संख्या को हम यदि डिफरेंट कर देते हैं तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में अलग अलग आयन जुड़ते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम देखते हैं 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं इसके साथ में और 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं। जो डोटेड लाइन के द्वारा हम दिखा रहे हैं दीज आर द प्राइमरी वैलेंसीज आयन एंड जो सॉलिड लाइन के द्वारा दिखाए गए हैं दीज शोज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में से जुड़े हुए हैं और ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस जो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 क्लोराइड आयन उसको सेटिस्फाई करेंगे एज ए प्राइमरी वैलेंसी। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन यहाँ पे 3 है और टोटल नंबर ऑफ आयन 4 हो जाएंगे, 3 क्लोराइड आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम आते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे COCl3 5NH3 कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन इसका 6 ही होगा कोबाल्ट का। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड इज 2, अर्थात यहाँ पे क्या होता है 5 अमोनिया तो इसके साथ में प्राइमरी वैलेंसी के रूप में जुड़े हुए होते हैं। ये यहाँ पे क्लोराइड आयन है जो डुअल नेचर करता है, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को शो कर सकता है। यहाँ पे क्लोराइड जो है ये प्राइमरी वैलेंसी के रूप में बिहेव कर रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी के रूप में यदि क्लोराइड होता है तो वह हमें आयन के रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो हमें यहाँ पे मिलते हैं वो 2 होंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा तो टोटल हमें 3 आयन मिलते हैं। इसी तरह से यदि हम देते हैं COCl3 4NH3, अगेन यहाँ पे क्या होता है कि 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी
वैलेंसी के रूप में बिहेव कर ही रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये दो क्लोराइड आयन जो पहले प्राइमरी वैलेंसी के रूप में बिहेव कर रहे थे, यहाँ पे ये अगेन सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में बिहेव करेंगे। तो आयनाइजेबल क्लोराइड यहाँ पे होगा ओनली 1, तो एक क्लोराइड आयन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे होंगे 2, एक क्लोराइड आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन। यदि COCl3 3NH3 कंपाउंड की बात करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों ही क्लोराइड आयन क्या हो रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी मेटल के लिए सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है, तो 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड सभी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में बिहेव करेंगे, और ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे आयन नहीं है, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसे हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 0 और ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन यहाँ पे 0 होगा। इस तरह से हमने क्या देखा, सम क्लोराइड आयन मस्ट डू डुअल या डबल ड्यूटी एंड हेल्प सेटिस्फाई बोथ ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने आयन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी के रूप में बिहेव करेगा या सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी में हमेशा नेगेटिव आयन ही होता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में नेगेटिव आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। तो इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा वर्नर थ्योरी को आसानी से समझा जा सकता है कि विच आयन विल एक्ट एज प्राइमरी वैलेंसी और विच आयन और मॉलिक्यूल विल एक्ट एज सेकेंडरी वैलेंसी। Now we will discuss the experimental verification of Werner's coordination theory। वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी या संयुक्तता सिद्धांत की प्रयोगात्मक पुष्टि की यदि हम बात करते हैं, तो दो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के द्वारा, और यदि प्रेसिपिटेशन कोबाल्ट की क्लोरीन और अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या विद्युत चालकता को मेजर करते हैं, तो हमें डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। द कंडक्टिविटीज ऑफ COCl3 6NH3 were measured when the compounds were dissolved in water, as the number of particles, or we can say ions, and charges on the coordination sphere increases, molar conductance of the compounds will also increase। अर्थात जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे उसकी मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। इसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोराइड की नंबर ऑफ कोबाल्ट जो है डिफरेंट नंबर ऑफ अमोनिया और डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोराइड से जुड़ करके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेज बनाता है। यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड एंड ट्राइएमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि नंबर ऑफ आयन्स की बात करते हैं, तो हम बता चुके हैं कि जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, अर्थात यहाँ पे 3 क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी के रूप में है, तो 3 क्लोराइड आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयन्स यहाँ पे होंगे 4। इसी तरह से और जो क्लोराइड आयन है वो 3 होंगे यहाँ पर। यदि हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोराइड आयन है, दैट मीन्स 2 निगेटिव आयन और 1 पॉजिटिव आयन यहाँ पे होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 3। अगेन दिस कंपाउंड में हियर इज ओनली 1 क्लोराइड आयन इन आउटर स्फीयर, तो दैट मीन्स 1 क्लोराइड आयन एंड 1 कॉम्प्लेक्स आयन, टोटली हियर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयन्स विल बी प्रेजेंट। और इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि सारे ही क्लोराइड आयन ब्रैकेट के अंदर हैं, अर्थात यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी से कोई आयन नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयन्स होंगे 0। तो यहाँ पे चार्ज हो गया -3 क्लोराइड का,
यहाँ पे -2, क्लोराइड का -1 और यहाँ 0। यदि हम डिसोसिएशन देखते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाता है, 3 क्लोराइड आयन निकलेंगे, सेकेंड कंपाउंड में 2 क्लोराइड आयन, फर्स्ट में, थर्ड में 1 क्लोराइड आयन और फोर्थ में कोई क्लोराइड नहीं होंगे। तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने बताया कि जो मोलर कंडक्टेंस है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स और आयंस डिक्रीज होंगे मोलर कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगी। तो ये यहाँ पर प्रूव करता है कि क्लोराइड आयन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में दोनों तरह से काम कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है सेकेंड जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो हम करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा, या इसे हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ AgNO3 सॉल्यूशन। तो द नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा भी हम नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन द कॉम्प्लेक्स this complex and this are treated with excess of AgNO3 solution, the number of chloride ion precipitated AgCl is 3, 2 and 1 respectively। यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी के रूप में है, तो तीनों ही क्लोराइड AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे और AgCl के 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 में से एक सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में जुड़ा हुआ होता है, 2 प्राइमरी के रूप में है। तो जो प्राइमरी के रूप में क्लोराइड जुड़े हुए हैं केवल वे ही हमें आयनाइज फॉर्म में मिलेंगे। तो AgNO3 के AgNO3 जो है वो क्लोराइड से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बनाएगा, और यहाँ पर ओनली 1 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी के रूप में जुड़ा हुआ है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl हमें मिलता है। तो दिस इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन आयनाइजेशन स्फीयर इज 3, 2 and 1 रेस्पेक्टिवली एंड द रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो इन कंपाउंड्स की रिएक्शन जब हम AgNO3 के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पे 3 AgCl ऑफ मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, सेकेंड में 2 AgCl एंड थर्ड में 1 AgCl मॉलिक्यूल प्राप्त। तो द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर सिमिलर टू गिवन बाय द वर्नर एंड द कॉम्प्लेक्स गिव no precipitate with the solution. This indicates that all the 3 chloride ion are present in coordination sphere in this compound. तो ये दोनों ही रिएक्शन वर्नर थ्योरी को वेरीफाई करती हैं और बताती हैं कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं, अर्थात प्राइमरी वैलेंसी वाले आयन ही डिसोशिएट होंगे और वो ही हमें आयनिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी भी हैं कि it fails to explain the magnetic, color and optical properties shown by coordination compound. It also failed to explain the reason why all elements don't form coordination compound. कि सभी elements coordinate compound क्यों नहीं बना पाते हैं। It failed to explain the directional properties of bonds in coordination compound. This theory does not explain stability of the complex, and this theory could not explain the nature of complexity. So these are the some limitations. That's why we have to study some other theories. In next classes we will discuss about the other theories and nomenclature, isomerism, etc. of the coordination compounds. Thank you. Any queries you can put your question in the inbox. In the next video I will try to resolve your problems. धन्यवाद।